नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की जो सीरीज लेकर के चल रहे हैं उसमें यूनिट 3 तक कंप्लीट हो गए एंड आज के लेक्चर में हम यूनिट 4 भी कंप्लीट कर लेंगे। एक सीरीज हमने स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स की कंप्लीट कर चुके। यदि आपने वो नहीं देखी तो जरूर देखें। आज हम रूसी थ्योरम जो कि हमने कल वेरिफिकेशन किया था उसका अच्छे से एक्सप्लेन किया था, समझा था, उसका आज एप्लीकेशन हम समझेंगे कि रूसी प्रमेय का क्या उपयोग होता है, कैसे हम उसको यूज में लेंगे। तो उससे चलने से पहले एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं, मोटी मोटी बातें कि जो रूसी थ्योरम है, रूसी थ्योरम क्या कहती है। रूसी थ्योरम ये कहती है कि एफ ऑफ जेड और जी ऑफ जेड, एफ ऑफ जेड और जी ऑफ जेड कोई दो पॉलिनोमियल है। ये पॉलिनोमियल कैसे है? एनालिटिक है। ओके, कैसे है? ये एक एनालिटिक फंक्शन है। तब यदि हमारे पास में ये कंडीशन है कि जी ऑफ जेड का जो मोड है वो एफ ऑफ जेड के मोड से लेस देन है। फर्स्ट कंडीशन ये एफ ऑफ जेड जी ऑफ जेड क्या होने चाहिए? हमारे एनालिटिक फंक्शन होने चाहिए। ओके, एनालिटिक फंक्शन। सेकंड क्या कह रहा है कि मोड जी ऑफ जेड इज लेस देन मोड एफ ऑफ जेड, दैट इज जी ऑफ जेड मोड एफ ऑफ जेड मोड इज लेस देन 1। सेकंड ये कंडीशंस होनी चाहिए। तो इन दोनों कंडीशंस से हमारे पास में क्या रिजल्ट निकलता है? इन दोनों से हमारे पास में रिजल्ट निकलता है कि एफ ऑफ जेड, ओके, जो बड़ा है ना उसमें, जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा है उसमें एफ ऑफ जेड और एफ ऑफ जेड प्लस जी ऑफ जेड में शून्यों की संख्या, ओके, नंबर्स ऑफ जीरोस, शून्यों की संख्या, नंबर ऑफ जीरोस, शून्यों की संख्या इक्वल होगी। क्या होगी? इक्वल होगी। ये है रूसी थ्योरम का स्टेटमेंट। ओके, एफ ऑफ जेड जी ऑफ जेड दो फंक्शन है, एनालिटिक होने चाहिए और उनमें एक बड़ा होना चाहिए एक छोटा होना चाहिए मैग्नीट्यूड के ऊपर। मैग्नीट्यूड के ऊपर इनका जो मान है वो इनका एक छोटा एक बड़ा होना चाहिए। यदि ये दो कंडीशंस वो दोनों फंक्शंस सेटिस्फाई कर रहे हैं तो जो बड़ा फंक्शन है जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा है उसमें और दोनों के सम में जीरोस की संख्या क्या होगी? इक्वल होगी। ये कहता है हमारा रूसी थ्योरम। अब हम इसका इस थ्योरम में और जो एग्जांपल्स हम देखेंगे उनमें कैसे यूज करेंगे वो हम सीखने जा रहे हैं। तो हमें करना क्या है? हमें इसका जो एप्लीकेशन होगा, एप्लीकेशन में हमें एनालिटिक फंक्शन या तो दिया हुआ हो या हम देख लेंगे एनालिटिक है, ये कंडीशन हमें लानी है। ओके, ये कंडीशन हम लेकर के आ जाएंगे। इनके दो फंक्शन है उनको हम इस प्रकार से चूज करेंगे कि उनमें से एक हमारा दूसरे से छोटा बन जाए। ये लेकर के आते ही हम रूसी थ्योरम अप्लाई करेंगे और डायरेक्ट लिखेंगे कि रूसी थ्योरम से ये हम जानते हैं। ओके, तो क्लियर हो जाएगा आज के लेक्चर्स में रूसी थ्योरम्स की एप्लीकेशंस कैसे होंगे। तो अब चलते हैं हम इस थ्योरम के ऊपर जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी 19 में पूछी गई है और इसमें हम रूसी थ्योरम्स का यूज करने वाले हैं। तो ये है थ्योरम हमारे पास में। कोटि एन, कोटि बोलते हैं हम डिग्री, कोटि बोलेंगे हम डिग्री। तो कोटि एन के प्रत्येक बहुपद, ओके, एवरी पॉलिनोमियल, प्रत्येक बहुपद एवरी पॉलिनोमियल के ठीक n शून्य होते हैं, हैज एग्जैक्टली n जीरोस। ओके, तो इसके एग्जैक्टली कितने जीरोस हैं? n। कब? जब उसकी डिग्री क्या है? n। जिस डिग्री का होगा उतने उसमें जीरोस होंगे। ये थ्योरम कह रही है कि उसमें उतने ही जीरो होंगे। तो n डिग्री का एक पॉलिनोमियल है। हम पढ़ते आए हैं कि यदि कोई कांस्टेंट फंक्शन होता है तो उसे हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? c। यदि कोई फर्स्ट डिग्री का होता है तो उसे हम
क्या रिप्रेजेंट कर देते हैं, a प्लस बी एक्स। यदि कोई 2 डिग्री का है तो उसे हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, a, यहाँ ax प्लस बी लिख दो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ओके, ये हमारे पास में है। ऐसे यदि कोई 3 डिग्री का होगा तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अब हमें n डिग्री का एक पॉलिनोमियल बताना है, तो ये तो है ओके। हम अल्फाबेट 26 तो जानते हैं, तो उनमें तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, बट यहाँ हमारे पास में n डिग्री है। अब n डिग्री में कितने वेरिएबल्स आएंगे वो हमें नहीं पता, तो यहाँ ABCD से हम चलेंगे तो ओनली 26 तक ही हम पहुंच पाएंगे। तो इसके लिए हम इस फंक्शंस को क्या मान लेते हैं, इस फंक्शन को हम एक सिंबल लेते हैं, जहां a0 a1 a2 इस टाइप से हम चलते हैं। ये हमने लिखा a0 प्लस a1 z a2 z स्क्वायर प्लस an z की पावर n। अब ये जो सिंबल है ये हमारा चलता रहेगा, जितने उसमें ले रहे हैं हम काउंटिंग बढ़ाते रहेंगे, चलता रहेगा। तो f ऑफ z n डिग्री का एक पॉलिनोमियल हमने ये मान लिया और इसको दे दिया हमने इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है, n डिग्री का है, n डिग्री आ गया। अब ये कह रहा है कि n डिग्री होने चाहिए, इसका मतलब कुछ कंडीशन हमें लगानी होगी। क्या कंडीशन लगानी होगी, फिलहाल ये n डिग्री का नहीं है, फिलहाल ये n डिग्री का कंफर्म नहीं है कि ये n डिग्री का ही है। इसके लिए हमें एक सब कंडीशन और लगानी होगी, और वो सब कंडीशन है हमारी कौन सी, वेयर an नॉट इक्वल्स टू 0। अब कंफर्म हो गया कि ये n डिग्री का एक पॉलिनोमियल है। अब तक कंफर्म नहीं था कि n डिग्री का है, बट अब कंफर्म हो गया कि ये क्या है, n डिग्री का। तो जब भी आप किसी डिग्री का पॉलिनोमियल लिखो, साथ में कंडीशंस भी आप जरूर लिखो कि ये कंडीशन होगी कांस्टेंट फंक्शन के अलावा। कांस्टेंट फंक्शन 0 कांस्टेंट होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज जब भी आप किसी डिग्री का बता रहे हो तो जो जिस डिग्री का बता रहे हो उसका कोफिशिएंट नॉट 0 लिखोगे। ओके, नॉट इक्वल 0। तो ये हमने f ऑफ z मान लिया। अब हमें यहाँ इसको दो ऐसे फंक्शंस में डिवाइड करना है ताकि हम रूसी थ्योरम्स को यहाँ यूज में ले सकें। तो जो रूसी थ्योरम है, रूसी थ्योरम के अंदर आप इसको एक पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल ही बता दो, ताकि f और g हम एक साथ मान लेंगे। इसे हमने p और z मान लिया। अब हमने क्या किया, हमने इस प्रकार से इस p और z को एडजस्ट किया। हमने f ऑफ z हमने माना, देखो कितने जीरो चाहिए हमें, n जीरो चाहिए। इसका मतलब f हमारा n डिग्री का होना चाहिए। यही तो कहती है रूसी थ्योरम। रूसी थ्योरम क्या कह रही है कि f ऑफ z और f ऑफ z प्लस g ऑफ z में सेम जीरोस, तो इसके अंदर हम निकालेंगे, ना कि इसके अंदर। इसमें हमें नहीं निकालना, हमें तो केवल उसमें निकालना है जो केवल एक ही वेरिएबल का हो, हमें तो इस पे निकालना है। तो हमने क्या किया, इसमें से z की पावर n को हमने अलग कर दिया, बाकी को हमने अलग कर दिया। तो हमने f ऑफ z माना an z की पावर n, और ये जो g ऑफ z हमने माना, ये मान लिया हमने बचे हुए को a0 प्लस a1 z प्लस a2 z स्क्वायर प्लस n सॉन प्लस an माइनस 1 z की पावर n माइनस 1। ये हमने मान लिया किसे, g ऑफ z को। तो यहां से और यहां तक हमने g ऑफ z बोल दिया, और इसे हमने f ऑफ z बोल दिया। तो p ऑफ z किसके इक्वल आ गया, p ऑफ z इक्वल आ गया हमारा f ऑफ z प्लस g ऑफ z। इसका मतलब यदि हम इसमें 0 बता दें, इसमें हम जानते हैं an हमारा नॉट इक्वल 0 है, तो इसमें n 0 होंगे, कंफर्म है। जितने डिग्री का होगा उसका कोफिशिएंट नॉट 0 है, तो उतने 0 होंगे उसमें। तो इसमें n 0 है। हमें बस प्रूव क्या करना है, हमें केवल ये प्रूव करना है कि g ऑफ z का मैग्नीट्यूड लेस देन आ जाए f ऑफ z के मैग्नीट्यूड से। यदि हम ये प्रूव कर देते हैं,
ये यदि हम प्रूव कर देते हैं तो हम रूसे थ्योरम से इसमें n जीरो होंगे p ऑफ z में, ये प्रूव कर चुके होंगे। तो इसे प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, यहां से हमने इसे प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना होगा, g ऑफ z अपॉन में f ऑफ z का मैग्नीट्यूड लेस देन। तो हमने क्या किया, हमने g ऑफ z अपॉन में f ऑफ z करेंगे। ओके, जब भी आपको रूसे थ्योरम्स का यूज करना हो तो आपको ये करना पड़ेगा। तो नाउ हमने क्या किया, g ऑफ z को ऊपर लिया और f ऑफ z को हमने नीचे लिया, और g ऑफ z है इसका आपने मैग्नीट्यूड में लगा दिया। g ऑफ z है आपके पास में a0 प्लस a1z प्लस a2z स्क्वायर प्लस एन सॉन an-1 z की पावर n-1 अपॉन में an z की पावर n, और ये इसके ऊपर मापांक। इज लेस एंड इक्वल हम जानते हैं, यदि अलग अलग पे होगा तो ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगा ये। तो ये a0 पे a1 mod z पे a2 mod z का स्क्वायर an-1 z की पावर n-1 अपॉन में an z की पावर n। अब z की पावर n है हमारे पास में। अब ये जो है इसकी हम रेडियस रिप्रेजेंट करते हैं। हम जानते हैं सर्किल की इक्वेशन हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि मॉड है तो हम r लेते हैं, मॉड नहीं होगा तो हम क्या लेते हैं, r e की पावर आयटा थीटा। बट यहाँ मॉड आ रहा है तो हमने क्या लिया, रेडियस ले ली, तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया। मान लिया इसकी जो रेडियस है वो r है, तो ये बनेगा हमारे पास में a0 मॉड a1 r a2 r स्क्वायर an-1 r की पावर n-1 अपॉन में an mod r की पावर n, where mod z equals to r, mod z equals to r इज लेस एंड इक्वल। हमने क्या किया, हम यहाँ r टेंड्स टू इंफिनिटी, क्योंकि ये रेडियस है, इस रेडियस को हम इतना बड़ा लेके चलेंगे कि इसके बाहर कोई भी पॉइंट्स नहीं रहे। तो हमने क्या किया, हमने इस r की लिमिट n टेंड्स टू r टेंड्स टू इंफिनिटी करेंगे, तो हमने r की पावर n का कॉमन ले लिया या फिर हमने इसका डिवाइड कर दिया। तो ये हमारे पास में वैल्यू बनी इज लेस एंड इक्वल। जैसे हम r की पावर n कॉमन लेंगे, ऊपर से हमने r की पावर n-1 कॉमन लिया, तो एक r हमारा बच गया नीचे। तो 1 अपॉन में इसे लिख सकते हैं मॉड ar, और यहाँ बचेगा हमारे पास, इसको हम पहले लिख लें, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा। ये बनेगा an-1 का मॉड प्लस an-2 का मॉड, और इसके अपॉन में क्या आएगा हमारा r, क्योंकि डिवाइड करेंगे हम तो r की पावर n-1 हमने ऊपर से कॉमन लिया, यहाँ क्या होगा r की पावर n-2, तो एक r हमारा यहाँ डिवाइड में बच जाएगा, क्योंकि एक r तो हमने लिख ही दिया। तो ये बनेगा हमारे पास में n सॉन, यहाँ बचेगा हमारे पास में a2 अपॉन में, यहाँ r की पावर n-1 हम ले रहे हैं कॉमन, तो यहाँ बचेगा हमारे पास में r की पावर n-3 प्लस a1 r की पावर n-2 प्लस a0 मॉड r की पावर n-1। ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। ओके, हमने क्या किया, r की पावर n-1 ऊपर से कॉमन लिया, जो वैल्यू है उसमें हम डिवाइड करेंगे, तो आप माइनस और कर दो, यहाँ 2 है तो r-1 में इस 2 को माइनस कर दो, 3 आ जाएगा। 1 है तो 1 और माइनस कर दो, कुछ भी नहीं है तो इसको रहने दो। ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। अब जैसे हम लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी को अप्लाई करते हैं, लिमिट n टेंड्स टू r टेंड्स टू इंफिनिटी करेंगे, तो ये टेंस होगा हमारा 0 एज r टेंड्स टू इंफिनिटी।
रेडियस है, रेडियस हम इंफिनिटी पर लेकर के चलते हैं, तो इसका जो मान है वो लेस एंड इक्वल आ रहा है किससे, जीरो से, एज आर टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो जब जीरो से कम है या इक्वल है तो 1 से तो हमेशा लेस देन होगा, जीरो के इक्वल है या उससे छोटा है तो 1 से तो हमेशा क्या होगा, ये छोटा होगा। तो इंप्लाइज करके हमने क्या प्रूव कर दिया, इंप्लाइज करके हमने प्रूव कर दिया इसे कि इसका जो मॉड है, इसका जो मॉड है किसका, एफ जी ऑफ जेड इंप्लाइज करके जी ऑफ जेड अपॉन में एफ ऑफ जेड का मॉड इज लेस देन 1, इंप्लाइज करके जी ऑफ जेड का मॉड लेस देन है एफ ऑफ जेड। ओके, where f of z तथा g of z z के प्रत्येक मान के लिए विश्लेषिक फलन है, या आप लिख सकते हो f of z तथा z c व c के अंदर विश्लेषिक फलन है, विश्लेषिक फलन है। ये रूसी थ्योरम की सेकंड प्रॉपर्टी, ये रूसी थ्योरम की फर्स्ट प्रॉपर्टी। अतः रूसे परमे से f ऑफ z व f ऑफ z प्लस g ऑफ z में शून्यों की संख्या समान होगी, इक्वल होगी। और f ऑफ z में कितने जीरोज हैं, केवल एक है, हम जानते हैं इसमें n जीरो है, तो f ऑफ z में n जीरो है, अतः f ऑफ z प्लस g ऑफ z में भी कितने जीरो होंगे, n जीरो होंगे। अतः p ऑफ z किसके बराबर है, f ऑफ z प्लस g ऑफ z के। अतः p ऑफ z में शून्यों की संख्या n होगी। और यही हमें प्रूव करना था कि यदि कोई n डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसमें एग्जैक्टली कितने जीरोज होंगे, n जीरोज होंगे। तो ये था हमारा रूसी थ्योरम्स को हमने, इसका जो मेन थीम थी वो सीखा, उसका कैसे हम यूज करेंगे वो हमने सीखा। अब एक एग्जांपल और लेते हैं और उससे क्लियर हो जाएगा रूसी थ्योरम का कैसे हम यूज करते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा शेखावाटी यूनिवर्सिटी 18 में पूछा गया है। कंडीशंस क्या दी गई है हमें, यहाँ कंडीशन दी गई है हमें कि ये जो a है ये e से ग्रेटर देन है। ओके, ये हमें कंडीशन दी हुई है a इज ग्रेटर देन e। तो रूसी प्रमेय के अनुप्रयोग से क्लियर दिया हुआ है कि आपको जो रूसी थ्योरम है उसका यूज करना है। सिद्ध कीजिए कि ये जो समीकरण है आपके पास में e की पावर z इक्वल्स टू a z की पावर n के n मूल वृत्त z, यहां देखो आपको रेडियस का मान दिया हुआ है, क्या है 1 दिया हुआ है आपको, रेडियस आपको 1 दी हुई है, ये कंडीशन दी हुई है, पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है के अंदर स्थित है। अब यहां आप देख लो कितने रूट दिए हुए हैं, n मूल, इसका मतलब इसमें कितने जीरोज होंगे, n जीरोज। और जितने जीरोज वो पूछ रहा है उसका मतलब आप उस पॉलिनोमियल में से जिसकी डायरेक्टली आपको z की पावर उतनी दी हुई है उसको आप f ऑफ z मानोगे। क्लियर है बात, जितना आपसे प्रूव करवा रहा है z की पावर उतने वाले को आपको f ऑफ z मानना है, बचे हुए सभी को आपको g ऑफ z मानना है, बचे हुए सभी को g ऑफ z मानोगे और जिसको प्रूव करवाया जा रहा है उसको आप f ऑफ z मानोगे। क्लियर है। अब यहां हमें पहले तो एक पॉलिनोमियल बनाना है। पॉलिनोमियल बनाने के लिए हमने क्या किया, यहां से हमने एक पॉलिनोमियल, हम जानते हैं p ऑफ z होता है, तो इसे हम जैसे ही प्रूव कर रहे हैं तो हमने क्या माना, एक पॉलिनोमियल मान लिया। और पॉलिनोमियल हमने क्या माना, a z की पावर n माइनस e की पावर z इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। ऐसा हम लिख सकते हैं। a z की पावर n है, इसको हमने इधर लिया,
0। एफ ऑफ जेड बड़ा लेते हैं तो हमने पॉजिटिव ले लिया। यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव से कोई मतलब नहीं कि आप इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव ले रहे हैं, इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव लेंगे तो भी प्रूफ होगा, तो भी प्रूफ होगा। माइनस एक्स क्यूब इक्वल्स टू 0 है तो भी इसके x के 3 रूट है, और x क्यूब इक्वल्स टू 0 है तब भी इसके 3 रूट्स होंगे। इनसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अब ये नहीं कि e की पावर z है माइनस e की पावर z ही करेंगे इसको रटे नहीं। e की पावर z माइनस a z की पावर n भी हम ले सकते हैं, उससे भी हम प्रूफ कर पाएंगे। बट यहाँ f ऑफ z हम ग्रेटर देन वाला लेते हैं तो हमने बस पॉजिटिव ले लिया उसको और कुछ नहीं। अब ये तो हमने मान लिया p ऑफ z इक्वल्स टू a z की पावर n माइनस e की पावर z। तो हमें ये तो क्लियरली दिख रहा है कि n रूट हमें प्रूव करना है, इसका मतलब n किस में है, a z की पावर n में। तो हमने मान लिया, माना f ऑफ z हमारा क्या है, a z की पावर n। ओके, ये हमने मान लिया f ऑफ z a z की पावर n को, और g ऑफ z हमने किसको माना, अब e की पावर z मत मानना, e की पावर z मत मानना। क्यों? क्योंकि e की पावर z यदि आपने मान लिया तो ये क्या बनेगा, f ऑफ z माइनस g ऑफ z, जबकि दूसरी टर्म क्या कहती है, प्लस आना चाहिए। तो हमने क्या माना, माइनस e की पावर z को हमने g ऑफ z मान लिया। इसको तो हमने हटा दिया, बचा क्या, केवल एक टर्म बच रही है, तो उस एक टर्म्स को ही हमने उस सिंबल के साथ, जो भी इसका साइन है उस साइन के साथ हमने क्या मान लिया, g ऑफ z मान लिया। तो हमारे पास p ऑफ z क्या बना, f ऑफ z प्लस g ऑफ z बन गया, f ऑफ z प्लस g ऑफ z बन गया। इक्वल में क्या चल रहा है हमारा 0। क्लियर है? दूसरी टर्म अप्लाई करनी है, जितने रूट उतना हमने f ऑफ z माना। f ऑफ z ग्रेटर होता है तो इसको पॉजिटिव, बाकी हुए को नेगेटिव मान लिया, इसको g ऑफ z मान लिया बचे हुए को, और ये हमारे पास में कंडीशन आ गई। अब हमें लाना क्या है, हमें तो बस ये लाना है कि g ऑफ z और f ऑफ z का मैग्नीट्यूड लेस देन 1। यदि हम ये लेकर के आ जाते हैं किसी भी प्रकार से, तो ये दूसरे थ्योरम से हम डायरेक्ट बताएंगे इसमें n जीरोस होंगे। क्यों? क्योंकि a z की पावर n एनालिटिक फंक्शन है, इसका आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो। mod z इक्वल्स टू 1 पे e की पावर z का आप कितने बार भी डिफरेंशिएशन करो होगा एग्जिस्ट। तो ये भी हमारे पास है, mod z इक्वल्स टू 1 के लिए एनालिटिक फंक्शन है। बस हमें ये कंडीशन लानी है। तो हमने क्या किया, हमने g ऑफ z अपॉन में f ऑफ z किया। नाउ g ऑफ z अपॉन में f ऑफ z का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू, g ऑफ z का मान रख दो आप माइनस e की पावर z, सॉरी माइनस e की पावर z अपॉन में a z की पावर n इक्वल्स टू, यहाँ कैंसिल हो जाएगा हमारे पास में, और ये बनेगा हमारे पास में e की पावर z का मैग्नीट्यूड अपॉन में मॉड a z के ऊपर n, ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। अब e की पावर z का हम एक्सपेंशन जानते हैं, क्या होता है, e की पावर x 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2 प्लस x क्यूब बाई 3 प्लस n सो। तो ये हमने यहाँ पे इसका एक्सपेंशन किया, तो 1 प्लस z स्क्वायर बाई 2 प्लस z क्यूब y फैक्टोरियल 3 प्लस z की पावर 4 फैक्टोरियल 4 प्लस n सो। ओके, यहाँ फैक्टोरियल भी। इस पूरे के ऊपर क्या लगा हुआ है, मॉड अपॉन में। ओके, ये मॉड a और ये हमारा मॉड z की पावर n। अब हम जानते हैं कि मॉड यदि अलग अलग होगा तो इक्वल हमारा लेस एंड इक्वल में कन्वर्ट होगा। तो मॉड 1 है, 1 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 खुद 1 है। अब मॉड z प्लस मॉड z का स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 2 प्लस मॉड z की पावर 3 फैक्टोरियल 3 प्लस n सॉन अपॉन में हमारे पास में क्या वैल्यू आ रही है, मॉड a मॉड z की पावर n। अब ये हमें दिया हुआ है क्या,
अब देखो यहाँ E से ग्रेटर देन है A और E का मान समथिंग होता है हमारा 2.74। दैट मींस A क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव तो होने से रहा, तो इसके ऊपर मॉड का भी हमारे पास में कोई मतलब नहीं है, या हम लास्ट में अप्लाई कर लेंगे। ये हमारे पास में कंडीशन आ गई। अब यहाँ हमें क्या दिया हुआ है, मोड z इक्वल्स टू 1। दैट मींस आपको मोड z का मान 1 रखना है, तो ये बनेगा हमारे पास में इज लेस एंड इक्वल 1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन में फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन में फैक्टोरियल 3 अपॉन में मोड a। अब ये फॉर्मूला है हमारा। इस फॉर्मूले में यदि आपने x का मान 1 रख दिया तो क्या बनेगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन में फैक्टोरियल 2 1 अपॉन में फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो। यहां से हम इसको कंपेयर करें तो इसका जो ऊपर जो हमारे पास में वैल्यू है वो वैल्यू सेम टू सेम E तो आ रहा है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इंप्लाइज करके g ऑफ z अपॉन में f ऑफ z का मॉड इज लेस एंड इक्वल ऊपर हमारा E बन गया अपॉन में यहां हम A लिख सकते हैं, इसे यहां लिख देंगे सिंस A is greater than E and E something 2.72। ओके, ये हमारे पास में वैल्यूज है। अब यहां देखना इसको 74 या 72 समथिंग होगा इसका। तो ये हमारे पास में कंडीशन है। अब हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि A है वो E से ग्रेटर देन है, A E से ग्रेटर देन है और A कहां आ रहा है, नीचे आ रहा है। दैट मींस इसका मान हमेशा 1 से लेस देन होगा, और यहां लिखना लेस देन 1 भी लिख देना, दोनों में ही काम में आ जाएंगे। इसके आगे लेस देन 1 भी लिख देंगे, क्यों, क्योंकि यहां दिया हुआ है A इसके नीचे आएगा तो 1 से लेस देन होगा। अब इसका मान इसके इक्वल हो सकता है या छोटा हो सकता है, और इसका मान हमेशा लेस देन 1 आ रहा है, तो इसमें क्या रिलेशन बना हमारा, g ऑफ z f ऑफ z इज लेस देन 1, और क्या प्रूव कर दिया हमने, g ऑफ z लेस देन f ऑफ z। अब रूसी थ्योरम्स का ये हमारा सेकंड नंबर वाला कंप्लीट। फर्स्ट नंबर वाला हम बोल देंगे कि f ऑफ z g ऑफ z mod z इक्वल्स टू 1 के अंदर ही तो कह रहा है ये, तो अंदर व इसके ऊपर विश्लेषिक फलन होगा, तथा ये कंडीशन है, हमने प्रूव कर दिया। इसके आगे लिखेंगे f ऑफ z तथा g ऑफ z mod z इक्वल्स टू 1 पर व इसके अंदर विश्लेषिक फलन है। अतः रूसे परमे से f ऑफ z व p ऑफ z इक्वल्स टू f ऑफ z प्लस g ऑफ z में शून्यों की संख्या समान होगी, चूंकि या सिंस f ऑफ z हमारा क्या है, ये है f ऑफ z ये है, और a नॉट इक्वल 0 है। f ऑफ z a z की पावर n में z की n डिग्री है, अतः इसमें n जीरोस होंगे, अतः p ऑफ z में भी n जीरो होंगे। और यही हमें प्रूव करना था कि इसमें कितने रूट होंगे, n रूट होंगे। तो ये था हमारा यूनिट 4 का एक कंप्लीट पैकेज, जो कि 2012 टू 2020 तक हमसे पूछे गए थे शेखावाटी एंड राजस्थान यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन। आज के लेक्चर में हमने रूसी थ्योरम्स के एप्लीकेशंस को समझा है। इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ रूसी थ्योरम्स क्या है, उसका कैसे एप्लीकेशन हम यूज में लेंगे वो समझ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर से हम यूनिट 5 स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।